नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक कुमार पांडे और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल KYBM नो योर बॉडी एंड मेडिसिन में। बच्चों, मैंने अभी लास्ट क्लास में आपको क्या पढ़ाया था, 11 ऑर्गन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। उसमें हमने आपको पढ़ा दिया है, एक बार फटाफट इसको रिवाइज कर लेते हैं। हमारे 11 ऑर्गन सिस्टम हमारे बॉडी के क्या क्या होते हैं। सबसे पहला हमारा स्केलेटन सिस्टम, दूसरा मस्कुलर सिस्टम, तीसरा आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, चौथा हमने बताया था लिम्फेटिक सिस्टम, पांचवा इंटेगुमेंट्री सिस्टम, छठा स्केलेटन सिस्टम, सातवां एक्सक्रीटरी सिस्टम, आठवां आपका नर्वस सिस्टम है, नौवां आपका यूरिनरी सिस्टम, दसवां आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक लिम्फेटिक सिस्टम। तो इस तरह से आपको 11 आपके जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं उनका एक ब्रीफ नोट मैंने दिया था, वो आप अगर चाहें तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, वो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरह से अभी तक मैंने दोस्तों 16 क्लासेस ली हैं, जो कि एक ऑल ओवर ह्यूमन बॉडी का एक जनरल इंट्रोडक्शन था, जो कि आपका ये लिए जानना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये चीज़ें आप जब तक नहीं जानेंगे तब तक आप जूलॉजी को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। उसमें हमने जो 16 क्लासेस में जो टॉपिक कवर किए थे उसको एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा देते हैं, कौन कौन से हमने टॉपिक कवर किए हैं। सबसे पहले हमने पढ़ाया था आपको एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी पढ़ाई थी, है ना, जिसमें हमने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में, पार्ट्स के नाम और उनके जूलॉजिकल टर्मिनोलॉजी के बारे में बताया था। फिर दूसरा हमने बताया था डायरेक्शनल टर्म्स, जिसमें हम बॉडी के एंटीरियर, पोस्टीरियर, है ना, सुपीरियर, इन्फीरियर, ये सारे टर्म्स हमने जाने थे। तीसरा हमने फिर बताया था प्लेन एंड सेक्शंस, इसके बारे में पढ़ाए थे, कौन कौन से हमारे प्लेन होते हैं, कौन कौन से सेक्शंस होते हैं। फिर हमने चौथा पढ़ा था एब्डोमिनो पेल्विक रीजन एंड क्वाड्रेंट्स के बारे में हमने बताया था, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ह्यूमन बॉडी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ा था। फिर हमने बॉडी कैविटी के बारे में पढ़ा, बॉडी में डिफरेंट आपके कैविटी पढ़ी थी। फिर बॉडी कैविटी मेम्ब्रेन्स के बारे में पढ़ा, बॉडी कैविटी मेम्ब्रेन्स या आपके जो थोरैसिक और जो एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी मेम्ब्रेन्स होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। और फिर हमने बॉडी फ्लूइड्स के बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा बॉडी फ्लूइड्स, जो भी हमारे डिफरेंट आपके रीजन में जो बॉडी फ्लूइड्स पाए जाते हैं उसके बारे में पढ़ा। फिर हमने आपको पढ़ाया होम्योस्टैसिस पढ़ाया। उसके बाद हमने आपको पढ़ाया कंट्रोल ऑफ होम्योस्टैसिस, कैसे हमारा होम्योस्टैसिस कंट्रोल में होता है, जिसमें हमने पढ़ा फीडबैक सिस्टम। फिर हमने अलग से पढ़ाया नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। फिर पढ़ाया पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। फिर होम्योस्टैटिक इम्बैलेंस।
तो इतने सारे हमने टॉपिक कवर कर लिए हैं। इसमें आपको अगर कहीं पर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवालों के जवाब दे सकें। तो ये आपका जनरल एक इंट्रोडक्शन था। अब आज से एक नया चैप्टर हम शुरू करेंगे, सेल। सेल क्या होता है दोस्तों, कोशिका क्या होती है। हम अगर एक जनरल बात करें, जैसे हमारा घर जो होता है, जैसे हमारा घर की इकाई अगर आपसे पूछें तो क्या होता है, उसके ब्रिक्स होते हैं। ब्रिक्स जो होते हैं वही आपस में मिल करके जो है हमारा घर को निर्माण करते हैं। इसी तरह से अगर कहा जाए कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, हमारा शरीर है, चाहे हमारा हो या जानवर का या पेड़ पौधों का, किसी का भी हो, तो उनका जो शरीर का इकाई क्या है वो क्या होता है, सेल होता है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी लिविंग बॉडी। ठीक है, ये किसी भी लिविंग बॉडी का स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल अगर हम बात करते हैं तो दो तरह की आपके एनिमल होते हैं। एक तो यूनिसेलुलर होता है। नंबर ऑफ सेल्स के आधार पे हमारे जो एनिमल्स या प्लांट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक पहला होता है यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर, यूनि मतलब होता है सिंगल और सेलुलर मतलब सेल। मतलब ऐसे एनिमल्स जो कि एक ही कोशिका के बने होते हैं, उनके सारे जीवन के जो भी प्रोसेसेस होते हैं, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन या आपके डाइजेशन, वो सब सिंगल सेल के ही अंदर होता है। ऐसे एनिमल्स आपके यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हम बोल सकते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हमारे क्या आते हैं, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया और हमारा प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जो क्लास के होते हैं वो आपके जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। दूसरा, आपके नंबर ऑफ सेल के आधार पर जो ऑर्गेनिजम्स जो एक से अधिक कोशिका के बने होते हैं उनको क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर। अभी हम ये कोशिका के बारे में एक जनरल आउटलाइन दे रहे हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि मल्टी मतलब क्या होता है, मेनी, सेलुलर मतलब सेल, यानी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें आप पढ़ेंगे जब फाइलम्स और डिफरेंट आपके फाइलम्स, आपके जब वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स आपको पढ़ाएंगे तो इनवर्टिब्रेट्स में आपके जो है फाइलम जो प्रोटोजोआ वो तो आपके यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन इसमें पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा से लेके आपका पोरीफेरा से लेके फाइलम इकाइनोडर्मेटा, इसके बाद एनिमल्स में आप पाइसेस लेते हैं, मैमल्स अगर देखेंगे पाइसेस यानी फिशेस जो होती हैं वहाँ से लेके और मैमल्स तक सभी आपके ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। आपने फाइलम इनवर्टिब्रेट्स में पढ़े हैं पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, एस्केलमेंथीस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड इकाइनोडर्मेटा। ये सारे जो फाइलम्स के एनिमल्स पाए जाते हैं। जैसे पोरीफेरा में आपका स्पंजेस होता है, सिलेंट्रेटा में हम हाइड्रा पढ़ते हैं, है ना, एनिलिडा में हम अर्थवर्म हैं, आर्थ्रोपोडा में आपके इंसेक्टा क्लास होती है और आपका जैसे काकरोच आते हैं, मोलस्कन्स आपके जैसे ऑक्टोपस आता है, इकाइनोडर्मेटा जैसे स्टारफिश। तो ये सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ऐसे पाइसेस मतलब फिश। उसके बाद आपके एम्फीबियंस आते हैं, एम्फीबियंस यानी जैसे मेढक।
उसके बाद आपके रेप्टाइल्स आते हैं जिसमें हम लिजर्ड, स्नेक ये सब पढ़ते हैं, रेप्टाइल्स रेंगने वाले जो जीव होते हैं। फिर बर्ड आते हैं जिसमें चिड़िया और मैमल्स यानी स्तनधारी जीव जिनके स्तन पाए जाते हैं। तो ये सभी आपके ऑर्गेनिजम्स मल्टी सेलुलर होते हैं। इनमें मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर में क्या था, यूनिसेलुलर में सिंगल ही सेल होती है, लेकिन इसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं जो कि अलग अलग प्रकार के फंक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं। लेकिन वो सब मिल करके सारी कोशिकाएं एक तरह से सिंक्रोनाइज होकर के एक पूरा काम को व्यवस्थित ढंग से करती हैं और जो ऑर्गेनिज्म होता है उसको जीवित बनाए रखती हैं। ठीक है, तो ये आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। फिर सेल, स्टडी ऑफ सेल क्या कहते हैं, एक जनरल ही आउटलाइन अभी हम दे रहे हैं। स्टडी ऑफ सेल जिस जो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है या ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसके तहत हम इस सेल की स्टडी करते हैं, उसके लिए एक अलग ही ब्रांच बनी है, दैट इज नोन एज सेल बायोलॉजी, या इसी को हम साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ सेल, कोशिकाओं के अध्ययन, द साइंस इन विच वी स्टडी ऑफ द सेल with respect to its formation, इसके formation, multiplication, growth, structure, types, metabolism और भी जितने एस्पेक्ट्स होते हैं वो सभी का कोशिका के जो है उनके फॉर्मेशन, मल्टीप्लिकेशन, उनके ग्रोथ, स्ट्रक्चर, टाइप्स और कितने प्रकार की कोशिका होते हैं, मेटाबॉलिज्म कैसा होता है, इन सब का जिस हम ब्रांच में स्टडी करते हैं दैट इज नोन एज सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी। साइटो मतलब होता है सेल और लॉगस मीन्स होता है टू स्टडी, मीन्स सेल का अध्ययन करने वाला विज्ञान ही साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो एक ये जनरल इंट्रोडक्शन है। एक और चीज़ हम बताएंगे कि सन 1892 में एक साइंटिस्ट थे हर्टविग, सन 1892 में हर्टविग साइंटिस्ट ने ही ये टर्म साइटोलॉजी दिया था। ठीक है, the term cytology was given by a scientist Hardwig who wrote a book, जो सेल विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं पर अध्ययन कर रहे थे और इन्होंने एक किताब लिखा था, उसका क्या नाम था, सेल एंड टिश्यूज। सेल एंड टिश्यूज नामक एक बुक इन्होंने लिखा था। ये हार्डविग साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये टर्म साइटोलॉजी दिया था। ठीक है, इसके बाद हम सेल का एक ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ेंगे कि हमारी कोशिकाओं की खोज कैसे हुई। तो कोशिकाएं हमारी, हमने बताया है कि कोशिकाएं जो होती हैं वो उनकी साइज़ लगभग 100 माइक्रोमीटर या 100 माइक्रोमीटर साइज़ तक होते हैं, 100 माइक्रोमीटर तक होते हैं। नॉर्मली ये रेंज आपके करते हैं 10 माइक्रोमीटर से 30 माइक्रोमीटर। कुछ आपकी कोशिकाएं होती हैं जो कि एक्सेप्शन में हैं, लेकिन मैक्सिमम आपकी जो कोशिकाएं होती, चाहे वो प्लांट सेल्स हों या वो आपके एनिमल सेल्स हों, उन सब की साइज़ जो होती है वो 100 माइक्रोमीटर तक होती है और नॉर्मल जो रेंज होता है वो 10 माइक्रोमीटर से 30 माइक्रोमीटर तक होते हैं। तो ये इतनी छोटी साइज़ है कि इसको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। तो इसीलिए कोशिकाओं का अध्ययन जो है अधूरा रह गया जब तक कि एक किसी माइक्रोस्कोप का आविष्कार नहीं हुआ। तो सन 1590 में एक हमारे डच के जो है
चश्मा बेचने वाले आदमी थे जैकेरियस जैनसन, और उनके पिताजी थे हैंस जैनसन। इन्होंने ही सबसे पहले 1590 में एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप का निर्माण किया था। ठीक है, जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप बन गया, अब उसकी सहायता से कोशिकाओं का अध्ययन शुरू हो गया। ठीक है, तो अब कोशिकाओं पे सब लोगों ने अध्ययन करना शुरू किया। 1665 में सबसे पहले एक रॉबर्ट हुक थे, एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, जिन्होंने एक और माइक्रोस्कोप बनाया था, जो कि ऑब्जेक्ट्स यानी कोई भी चीज़ उसके नीचे रख के देखते हैं तो उसको 42 टाइम्स मैग्नीफाई करके दिखाता था। तो ये इनके द्वारा जो माइक्रोस्कोप बनाया था, इसी माइक्रोस्कोप में ये अध्ययन कर रहे थे अ थिन स्लाइस ऑफ बॉटल कॉर्क। बॉटल में आपकी जो दारू की बोतल होती है उसमें जो कॉर्क लगा होता है, उसका एक इन्होंने पतला सा स्लाइस काटा और उसको माइक्रोस्कोप में लगा के देखा रॉबर्ट हुक ने 1665 में। तो इन्हें ऐसे थिक वॉल्ड कंपार्टमेंट, ऐसे बहुत सारे इनको क्लियरली दिखे, जो कि इनकी वॉल्स जो होती हैं वो थिक थे। ये इन्हें एम्प्टी कंपार्टमेंट दिखे। इन्हीं एम्प्टी कंपार्टमेंट के लिए रॉबर्ट हुक ने टर्म दिया था सेल। उन्होंने केवल बॉटल कॉर्क पे ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे ट्रीज के बार्क को ही लेकर के इन्होंने किया। तो हर बार जब भी इन्होंने अध्ययन किया तो इन्हें डेड सेल ही दिखी, जो कि एम्प्टी कंपार्टमेंट्स थे, और इसमें कोई भी प्रोटोप्लाज्म या न्यूक्लियस इनको नहीं दिखता था। तो इन्होंने इसको ये कहा कि ये जो एम्प्टी कंपार्टमेंट्स हैं, दे आर द कंडक्टिंग मीडियम ऑफ द फ्लूइड ऑफ द प्लांट्स। जो प्लांट्स में फ्लूइड का कंडक्शन होता है वो इन्हीं चैम्बर्स के थ्रू होता है। और हर बार इन्हें यही डेड सेल्स ही दिखती थी, जिसके लिए इन्होंने टर्म सेल दिया था। एक्चुअली ये सेल इन्होंने टर्म डेड सेल्स के लिए दिया था। बाद में चल के बायोलॉजी की दुनिया में सभी साइंटिस्टों ने लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके कोशिकाओं के लिए भी इसी सेल को, टर्म सेल को जो है अप्लाई कर दिया। यानी लिविंग जो सेल्स होती हैं उनके लिए उनको भी सेल ही कहा जाने लगा, क्योंकि ये शब्द रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले इसके लिए डेड सेल के लिए यूज़ किया था। ठीक है, तो ये 1665 में रॉबर्ट हुक ने ये खोज की थी, और रॉबर्ट हुक ने फिर इसको अपनी ही बुक, एक माइक्रोग्राफिया थी, माइक्रोग्राफिया नामक बुक में अपने ये जो भी इन्होंने खोज किया था उसके बारे में पूरा इन्होंने लिखा था। इसके बाद 1665 के बाद एक और साइंटिस्ट आए 1665 के बाद 1677 में। 1677 में एक साइंटिस्ट आए हमारे एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। में एंटोनी वॉन लीवेनहॉक थे। ये साइंटिस्ट ने भी जो पॉन्ड वाटर है उस पर अध्ययन किया था। इन्होंने भी एक माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप पहले बनाया, जो कि मैग्नीफाई कर सकता था 300 टाइम्स। रॉबर्ट हुक ने जो बनाया था वो आपका केवल 42 टाइम्स मैग्नीफाई कर सकता था, लेकिन एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप किया था दैट कैन मैग्नीफाई अप टू 300 टाइम्स, 3 गुना बड़ा करके दिखाता था। और इस जो इन्होंने अपना माइक्रोस्कोप बनाया था उसी में इन्होंने पॉन्ड वाटर, तालाब का पानी लिया और इस माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा तो उसमें बहुत सारे आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इनको दिखाई पड़े।
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इनको दिखाई पड़े, लाइक आपका अमीबा हो गया, है ना, अमीबा, कुछ बैक्टीरिया आपके दिखाई दिए, है ना, बहुत सारे आपके जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो इसमें तैरते हुए दिखाई पड़े। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे आपके अदर जो मल्टी सेलुलर, ये तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स पॉन्ड वाटर में इनको दिखा है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की भी बहुत सारी कोशिकाओं का इन्होंने अध्ययन किया। मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके भी बहुत सारे कोशिकाओं का इन्होंने अध्ययन किया एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने, जैसे कि स्पर्म सेल, हमारे जो स्पर्म सेल्स होती हैं उस पर इन्होंने अध्ययन किया है। इसके अलावा आपकी जो आरबीसीज, रेड ब्लड कार्प सेल्स होती हैं, इस पर इन्होंने अध्ययन किया। हर बार अध्ययन किया इन्होंने क्या पाया, कोशिकाओं में एक क्लियर सेंट्रल पार्ट इन्होंने देखा। जितना भी इन्होंने कोशिकाओं का अध्ययन किया एंटोनी वॉन लीeuwenhoek को, हर कोशिकाओं में एक क्लियर सेंट्रल स्ट्रक्चर दिखाई दिया, लेकिन ये नहीं बता सके कि ये क्या है। आज हम जानते हैं ये न्यूक्लियस होता है, लेकिन उस समय एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने ये देखा था क्लियर स्ट्रक्चर, बट इसको ये बता नहीं पाए कि ये न्यूक्लियस ही है। ठीक है। इसके बाद आपका सन 1824 में एक और साइंटिस्ट है एच.जे. डट्रोचेट। एच.जे. डट्रोचेट ने साहब ने क्या बताया, आइडिया ऑफ इंडिविजुअल सेल्स। इन्होंने ही गेव द आइडिया ऑफ इंडिविजुअल सेल्स। इसका मतलब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कुछ एनिमल टिश्यूज़ लिए और उसको बॉयल कर दिया, उबाल दिया, और इन्होंने कोशिकाओं को अलग अलग कर दिया। जब टिश्यूज़ को बॉयल किया तो उससे क्या हो गई, उनकी सेल्स होती हैं वो सेपरेट हो गई। इसलिए इन्होंने उसी से ये निर्णय लिया, आइडिया ऑफ इंडिविजुअल सेल्स का आइडिया बताया। मीन्स क्या होते हैं, सेल्स क्या होते हैं, दैट आर नॉट द स्पेसेस बिटवीन अ नेटवर्क ऑफ फाइबर्स बट दैट दीज आर द सेपरेट यूनिट्स। बल्कि ये आपके एक सेपरेट लिविंग यूनिट होती है कोशिकाएं। ये किसी जैसे नेटवर्क या जाल होता है फाइबर्स का, उसके बीच के ये स्पेसेस नहीं होते हैं, बल्कि अपने आप में एक लिविंग यूनिट होती है। ठीक है। तो ये डट्रोचेट साहब ने आइडिया ऑफ इंडिविजुअल सेल दिया। इसके बाद 1824 के बाद 1827-28 में एक साइंटिस्ट हुए, रॉबर्ट ब्राउन थे। ये रॉबर्ट ब्राउन साहब ने 1827-28 में इन्होंने एक मोशन होता है ब्राउनियन मोशन के बारे में बताया था। एक्चुअली ये पॉलन ग्रेन्स पर माइक्रोस्कोप में पॉलन ग्रेन्स पे स्टडी कर रहे थे, और वहाँ पर इन्होंने अचानक से ये मोशन देखा। दैट वाज ब्राउनियन मोशन। वो मोशन होता है जो कि इरेगुलर मोशन होता है ड्यू टू कोलिजन ऑफ द मालिक्यूल्स के कोलिजन की वजह से जो मोशन होता है, दैट इज़ नोन एज ब्राउनियन मोशन। तो ये रॉबर्ट ब्राउन ने 1827-28 में देखा था। इसके अलावा फिर 1831 से 33 के बीच में रॉबर्ट ब्राउन ने ही जो है बहुत सारे आपके एनिमल्स की स्टडी की, और उसमें जो एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने सेंट्रल स्ट्रक्चर देखा था, लेकिन उसके बारे में बता नहीं पाए थे। इन्होंने उस सेंट्रल स्ट्रक्चर को बताया कि ये हर जो भी सेल्स होती हैं सभी में ये सेंट्रल स्ट्रक्चर होता है, और इसको इन्होंने टर्म दिया न्यूक्लियस, जो कि एक लैटिन वर्ड कैरियन से बना है। कैरियन मीन्स न्यूक्लियस ही होता है ना। और सेल हमारा इसी तरह से, सेल आपका जो शब्द रॉबर्ट हुक ने दिया था वो लैटिन वर्ड आपका क्या है, सेला से बना है। सेला मतलब हालो स्पेस होता है।
वो चूँकि आपके वो रॉबर्ट हुक क्या देख रहे थे, एम्प्टी कंपार्टमेंट ही देख रहे थे, तो वही लैटिन वर्ड सेला से हालो स्पेस, जिसका मतलब हालो स्पेस होता है, उससे ये शब्द सेल बना है। और लैटिन वर्ड कैरियन, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस होता है, तो वहाँ से ये शब्द लिया गया है, जो कि ये टर्म रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था। 1835 में एक फेलिक्स डुजार्डिन साहब थे, इन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि जो कोशिका होती है, कोशिका के अंदर जो मैटर जेली लाइक सब्सटेंस भरा है, उसको इन्होंने पहचाना था कि ये हर एक कोशिकाओं के अंदर एक जेली लाइक मटेरियल भरा होता है, जिसको इन्होंने सारकोड कहा था। ठीक है, सारकोड बताया था। और ये भी इन्होंने बताया था कि इस सारकोड में कॉन्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है, मीन्स ये कॉन्ट्रैक्टाइल इन नेचर होता है। ये भी इन्होंने अध्ययन करके बताया था फेलिक्स डुजार्डिन ने 1835 में। तो ये एक ब्रीफ हिस्ट्री आपका हो गया अबाउट द डिस्कवरी ऑफ सेल्स की खोज कैसे हुई। अगले क्लास में हम सेल थ्योरी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। अगर आपको ये पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।